अस्सलाम वालेकुम जी। अगली वीडियो के साथ हाज़िर हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी होती है या जो मिलिट्री के मामलात हैं जो कि जंगों के अंदर आजकल की जंगों के अंदर हैं, वो नई जंग की किस तरीके से हैयत बदल रहे हैं, उसकी एक नई सिमत मुतय्यन कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सवाल थे। पिछली मरतबा हमने बात की थी रूस और यूक्रेन की जंग की, और वहाँ से जो कुछ सबक मिले थे, कोई लेसन्स मिले थे, उनको हम फिर ला के हम अब ईरान की जंग के ऊपर उनको अप्लाई करते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को जिनके तहत वहाँ पर हमने कुछ फ़ैसले किए थे, जैसे कि सियासी अहदाफ ज़रूरी होते हैं और होने चाहिए, और वो क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था कि उसी की कंटिन्यूटी होती है जो जंग होती है पॉलिसी की, तो वो भी हमें याद करना है। और दूसरा हमने ये कहा था कि वहाँ पर टेरिटरी हासिल करना मकसद था रूस का, इसलिए उसने ज़मीनी अफवाज लगाई और बाकी फिर हवाई अफवाज और बाकी अफवाज के साथ मिल के फिर उसने वो हमला किया, जिससे कि एक बड़ा एरिया उसके ज़ेर तसल्लुत आ गया, जिससे कि उसका जो सियासी हदफ था कि वो अपने लिए नेटो की एक्सपेंशन को रोकेगा और अपने लिए जो पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी है उसको बढ़ाएगा, यानी क्राइमिया को जो ख़तरा है, जो कि उसका मेन नेवल स्टेशन था, उसको ख़तरा वो दूर कर देगा, अपनी सरहदों से नेटो को दूर कर देगा और क्राइमिया को सिक्योर कर लेगा एक नई सरहद क्रिएट करके। तो ये इसके ऊपर बात करी थी। और फिर हमने कहा था कि जो आपस में अभी ये जो ड्रोन्स और मिज़ाइल आपस में मार रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये मकसद है पेन का, तकलीफ़ देने का, परेशान करने का, ताकि दूसरी तरफ जो है, जो दूसरी साइड है, वो मान ले कि हाँ जी, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्रीमेंट होगा और हम सीज़ फायर करेंगे। तो ये 3 मुख्तलिफ स्टेजेस थी जिसका जिक्र किया। इसको ले आते हैं ईरान। ईरान के अंदर यूँ हुआ कि हमें पता है 2 जंगें हुई, पिछले साल भी हुई थी जून के अंदर, और इस साल फिर फरवरी में हुई। जो जून वाली जंग थी उसके मकासद जो थे वो बड़े मुख्तलिफ थे, और मुख्तलिफ मकासद ये थे कि इसराइल को ख़तरा पैदा हुआ कि, और ज़ाहिर है कि इंस्पेक्टर्स आते थे IAEA के, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, और उन्होंने आके बताया, फिर ख़बरें भी निकलीं कि ईरान ने बड़ी हद तक अपनी जो यूरेनियम है उसको 60% तक उसकी इन्रिचमेंट कर लिया, अफजूदगी कर ली है, और 60 और 90 के बीच में फासला बहुत कम है, जिससे मैं कि फिर 90% के ऊपर जाके हथियार बन जाएंगे, और वो हथियार फिर इसराइल अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है कि जी मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे पे तो मारेगा ही मारेगा। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त वो जंग शुरू की। हालांकि उससे पहले वो बातचीत की कोशिश कर रहे थे ईरान वाले के अमेरिका के साथ मिलके कि मामलात को किसी न किसी तरफ ले जाया जाए, सैंक्शन हटाई जाए, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, ताकि इकोनॉमिकली ईरान आगे बढ़ सके। और ये जिस तरीके से सैंक्शनड ईरान है पिछले 47 साल से, इससे ईरान की जान छूटे। तो लेकिन उनको ये ख़तरा पैदा हुआ कि अगर हम मान गए ये बातें, तो वो जो 60% अफजूदा यूरेनियम है वो तो फिर ईरान जब चाहे उसको 4-6 हफ्तों के अंदर 90% तक ले जाके वेपन बना लेगा, और फिर वो जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ख़तरा बन के दुनिया में होगा इन मुल्कों के लिए, इसराइल और अमेरिका के लिए, इसराइल पे ख़ास तौर पे। तो वो जंग, तो उस वक़्त आपने देखा कि उन्होंने एक एरियल वॉर स्टार्ट की। टेरिटरी तो मकसद नहीं था, मकसद ये था कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट थे उनको ख़त्म कर दिया जाए, और साथ ही साथ इस तरह का प्रेशर बढ़ाया जाए कि ईरान उन टर्म्स पे एग्री कर जाए जो कि अमेरिका चाह रहा था कि मामले को लिए जाए, जहाँ पर 0% एनरिचमेंट थी, 20 साल के लिए कोई अफजूदगी नहीं करनी थी, वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें जो कि ओमान की मदद से इस साल ऑलरेडी या दिसंबर जनवरी में बातचीत चल रही थी, और ख्याल ये था कि शायद ये मामला तय पा जाएगा। तो ये तो जून वाले की बात है। तो जून के बाद उन्होंने हमले किए, अमेरिका ने हमले करके बड़े बॉम्ब्स इस्तेमाल किए, अपने परफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल किए, उन्होंने बिल्कुल निशाने ठीक लगाए, और नतान्स, फोर्दो और इस्फहान, इनके जो एनरिचमेंट प्लांट्स थे उनको उन्होंने ख़त्म करके रख दिया, और तकरीबन ख़त्म करके रख दिया। बहुत लंबे 30-30 हज़ार पाउंड के वज़नी बॉम्ब जो थे वो गिराए, बड़े पेनिट्रेटिंग थे, नीचे तक जाते थे, और ख़्याल यही था कि अब उनको रिकवर करते करते बहुत अरसा लगेगा। और इस तरह की चीज़ के बाद अब ईरान के हाथ में ना वो अफजूदा यूरेनियम है, और अब ईरान मजबूर हो जाएगा कि वो अमेरिका के साथ मामलात को अमेरिका की बेहतर टर्म्स पे एग्री कर जाए, जो कि तकरीबन ईरान इस जंग से पहले मान चुका हुआ था। तो वो, लेकिन वो जब आगे चलते गए तो वो उस किस्म का रिज़ल्ट नहीं मिला। तो फिर ये आ गए अब फरवरी इस साल के अंदर। तो फरवरी में ये हुआ कि बातचीत तो अभी भी जारी थी, और कोशिश थी कि अच्छा इस पर मान जाए, इस पर, क्योंकि मेरा ख्याल है ज़ाहिर है इंटेलिजेंस दोनों साइड्स के बताती है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर एक और हमला जो है बिल्कुल तय है। फ़ौजें तैयार हैं, वो रीजन के अंदर भी उनकी अमेरिका की अफवाज हैं। इस वक्त जो सेकंड जो वॉर हुई, जो इस साल हुई है, उसके अंदर अहदाफ बहुत क्लियर थे। मेरे ख्याल में इसराइल ने अमेरिका को ये बताया कि मुझे तो परफेक्ट इंटेलिजेंस मेरे पास है, मुझे पता है कि मैं जब जाऊँ
ये इनकी ऊपर वाली पूरी टियर ऑफ लीडरशिप को हटा सकता हूँ। 60 आदमी 48 आदमी मार दिए उसने एक हमले के अंदर, इतनी परफेक्ट इंटेलिजेंस थी। और उसका ख्याल था कि जनवरी फरवरी में जो एक उबाल उठा था ईरान के अंदर, ये बगावत में तब्दील हो जाएगा जब ऊपर वाली तय को हम उड़ा देंगे। और फिर उसी में ईरान, अमेरिका भी साथ शामिल हो गया कि ये जो है वो अपने सर पे सजा लेगा ताज कि उसने रिजीम चेंज यहाँ पे भी किया वेनेजुएला की तरह। और फिर उससे वो तेल के जो कंट्रोल है कि अपनी एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो उसके ज़रिए असर होगी और अपनी उससे अपनी मर्ज़ी से तेल के मामला जो हैं उससे तय करवा पाएगा, किसको देना है, कितने पे देना है, वगैरह वगैरह। ये बातें मैं पहले आपके साथ कर चुका हूँ। तो वो एक पॉलिटिकल हदफ था जो कि इसराइल का भी था और फिर अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया, लेकिन वो रिजीम चेंज ना हुई। जो ही रिजीम चेंज नहीं हुई तो उनका फिर फ़ौरन अगला, इसराइल का ख़ास तौर पे, डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय। ये जो मिलिट्री टर्म्स के अंदर, जैसा मैंने रूस वाली जंग के अंदर आपको रूस और यूक्रेन की जंग में बताया था कि डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय वाला दूसरा अमल शुरू हो जाता है कि और आप इतना नहीं पर इतना कमज़ोर कर दो, निशाने मार मार के मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन तमाम जगहों को, ऐसे टारगेट्स को कि ये ईरानी कौम अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर दे और इतनी कमज़ोर हो जाए कि हमारे यानी इसराइल के आगे खड़ी ना हो सके। तो ये उनका दूसरा, उसके लिए उन्होंने मिलिट्री एयर पावर को इस्तेमाल किया, क्योंकि टेरिटरी नहीं हासिल करनी थी जिस तरीके से कि इराक़ में की थी 2003 में, 1991 और 2003 में, और अफ़गानिस्तान में फिर 2001 में। उस वक़्त टेरिटरी लेना मकसूद था, उन पे कब्ज़ा करना मकसूद था। तो इसलिए उन्होंने ज़मीनी अफवाज को इस्तेमाल किया, साथ ही अपनी एयर पावर ये वो वगैरह उनको इस्तेमाल किया और इराक़ पे भी कब्ज़ा कर लिया, अफ़गानिस्तान पे भी कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पे मुश्किल ये थी कि पहली बात उनका हदफ नहीं था, उनका ख्याल था कि 4-5 दिन की बात है रजीम चेंज, उसके बाद हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, तेल भी हमारे कंट्रोल में, ईरान खड़ा भी नहीं हो पाएगा। वो ना हुआ तो फिर अब डिग्रेड एंड डिस्ट्रक्शन का अमल शुरू हुआ, जिसके अंदर के फिर उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को और बाकी टारगेट्स को, इकोनॉमिक टारगेट्स को और जो कल्चरल थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया। और कुछ ख्याल ये था कि इस तरह की जो एट्रिशन है, जो डिग्रेडेशन है, उसके बाद जो ईरानी कौम है ये पसमुर्दा हो जाएगी, ये बात को मान लेगी, लीडरशिप भी कहेगी कि बहुत नुकसान हो चुका है और ज़ाहिर है लोगों की जानें भी गई थी उसके अंदर। एक और हमें चीज़ याद रखनी चाहिए, और ये भी जो असबाक हैं मिलिट्री हिस्ट्री के, उसके अंदर से निकलती है कि जो टेरिटरी होती है जब वो बहुत बड़ी हो तो कहते हैं कि वो असलहे का मुंह होता है, उसके अंदर जितनी भी आप या ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात होती है कि वो इतनी बड़ी उसकी होती है कि उसकी कभी अफवाज की जो नंबर्स हैं कभी पूरे ही नहीं होते, इतनी बड़ी जहाँ टेरिटरी ज़्यादा होगी जिसको, अगर तो लिमिटेड है और यह छोटा मुल्क है, इराक़ था, अफ़गानिस्तान था, जहाँ पता है कि बस रोल ओवर कर देंगे और ख़त्म हो जाएगी, उनमें सख्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान से दुगना बड़ा मुल्क है, उनके पास, उनको पता है कि उनकी अवाम भी, अफवाज भी हैं, अवाम भी हैं, और फिर वो जिस दलेरी के साथ इस इंतज़ार में थे कि ठीक है आएँ लेके अफवाज आएँ, तो खैर उनका हदफ ही शुरू में ही नहीं था, ना वो आना चाहते थे, ना वो इस तरीके से उलझना चाहते थे। तो वो जंग उस तरह की मुमकिन ही नहीं थी। कोई भी सदर होता इस तरह की जंग ही करता जो कि ट्रंप ने की या जिस तरीके से कि इन्होंने जंग लड़ी, इससे अलावा और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। तो वो एरियल अटैक्स, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ, इनके पास मिसाइल और ड्रोन थे, उनके पास एयर पावर भी थी, वो तीनों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जितना डिग्रेड और डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और हमने सुना है कि, और हमने बताया पिछली उसके अंदर भी कि इसराइल ने कहा है कि मैंने सिर्फ 60% जो है अपने अहदाफ हासिल किए, अभी भी 30 से 40% रहते हैं। तो ये वजह बनी जो कि इस तरह तो पॉलिटिकल हदफ हासिल ना कर पाए रजीम चेंज का, मिलिट्री हदफ के ऊपर आ गए, प्योरली मिलिट्री के ऊपर, डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सकता है इतना कमज़ोर कर दो कि वो खुद ही अंदर से कह उठें कि बस काफ़ी हो गया, या ये कि वो कभी खड़ा ही ना हो सके, बहुत वक्त लगे ईरान को दोबारा अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए। तो ये दूसरी उसकी वजह होगी। और अब जो अमल है जो हम बार बार देख रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या जंगबंदी ख़त्म होने वाली है, क्या ये हमले कर रहे हैं दूसरे के ऊपर से जंग, ईरान जो है वो कुवैत और बहरीन पे करता है, अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर कर रहा है, इसराइल अभी फ़िलहाल शुक्र है नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा गंदी मचाएगा, जब भी आएगा और बात को बढ़ावा देगा बहुत ज़्यादा, उससे रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट चल रहा है दोनों तरफ में, तो इससे हासिल कुछ नहीं होता, ला हासिल होती है, लेकिन एक चीज़ का हासिल ज़रूर होता है। कोशिश ये होती है कि आप इस हद तक तकलीफ़ देते रहो, पेन एंड पनिशमेंट करते रहो कि वो
तंग आके कह दे अच्छा ठीक है जो भी आपकी टर्म्स हैं उस पर। तो ईरान भी कोशिश कर रहा है इसी तरीके से उनको मार रहा है कुवैत में और बहरीन में, और वो ईरान को मार रहे हैं केश आइलैंड के अंदर और बाकी जगहों पे कि हम उनके रेडार्स को ख़त्म करते हैं, हम इनकी मिसाइल्स की जो लॉन्चिंग पॉइंट्स हैं, उनके स्टोरेजेस हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो ये नहीं कि एक कंटिन्यूस वॉर है, लेकिन गाहे बगाहे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इस तरह का एक आध हमला हो जाता है, ये भी आगे से जवाब। तो मकसद यही है कि कोर्स किया जाए, मजबूर किया जाए कि तुम मेरी बात को सुनो, मेरी बात को अमल करो और उसको फॉलो करो, और फिर ताकि जो मुआहदा है वो अपनी शराइत पे या अपनी जो फेवरेबल टू वन साइड उसके हिसाब से किए जाए। दोनों तरफ की कोशिश ये है कि इसके ऊपर ज़ाहिर है आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी पड़ेगी, सैंक्शंस भी हटेंगी, ईरान को मेन स्ट्रीम भी करना पड़ेगा, ट्रेड भी इजाज़त देनी पड़ेगी, हुर्मुज़ भी खोलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले के अवामिल हैं जहाँ पर ये बैठे हैं। इसीलिए आपने देखा है कि ना ये मुज़ाकरात ख़त्म हो रहे हैं, ना आपस में जो बातचीत है वो ख़त्म हो रही है, बल्कि मैसेजेस जा रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और कोशिश ये है कि किसी ऐसी जगह पे अब जो मामला फंसा हुआ है वो इस बात पे है कि आपने $6 अरब रिलीज़ किया, हमें 12 अरब, क्योंकि इनका तकरीबन 24 या 25 अरब है जो कि फ्रोजन है, इनकी पैसा है ईरान का, मगरब ममालिक में, अमेरिका के कंट्रोल में या मगरबी ममालिक के पास है या साउथ कोरिया के पास है। वहाँ से 6 अरब रिपोर्ट्स के हिसाब से $6 अरब वो कतर के थ्रू जा चुका है। वो कहते हैं नहीं हमें 12 अरब दो, ईरान कहता है। तो 12 अरब आएगा तो उसके बाद फिर बैठ के ये मुज़ाकरात के लिए फिर मामलात को आगे लेके जाएंगे। तो 12 अरब के बाद फिर ये न्यूक्लियर मामलात के ऊपर बात करेंगे। तो न्यूक्लियर के मामलात कैसे आएंगे वो बात की बात है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रहा हूँ, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त उस फेज़ में है। फेज़ 1 डिड नॉट वर्क, नो रिजीम चेंज, वो उसमें एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट था। फेज़ 2 जिसके अंदर के डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय, और फेज़ 3 ट्राइंग टू इम्पोज कॉन्स्टेंट प्रेशर ताकि दूसरी साइड जो है वो बकल इन कर जाए। तो वो बकल इन करेगी तो फिर वो उन पे टर्म्स से बात। एक चीज़ और हमें ख्याल रखना है यहाँ पे, और बहुत ज़रूरी और अहम बात है, वहाँ पर मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया, फ़ौज को इस्तेमाल किया गया, टेरिटरी का हदफ इस्तेमाल करने के लिए। नेटो बढ़ता जा रहा है, नेटो का रास्ता मैंने रोकना है, और यहाँ पर मैंने अपना दिफा थोड़ा दूर करके क्राइमिया से क्रिएट करना है। रूस का ये मकसद था, वहाँ पर उस मकसद के लिए फ़ौज इस्तेमाल हुई। यहाँ पे किस मकसद के लिए फ़ौज इस्तेमाल हुई? रिजीम चेंज तो था ही था, नहीं हुआ ना। तो उसके बाद अगला मकसद क्या था? अगला मकसद ये था कि मैं इतनी स्पेस क्रिएट करूँ जहाँ पर मेरे लिए जो मुज़ाकरात का अमल है, सियासत का अमल है, वो आसान हो जाए। तो जहाँ मैंने शुरू में आपको पिछली वीडियो में कहा था, और उसको ज़रूर लिंक कीजिएगा, इसके साथ मिलाएं उस चीज़ को, ताकि आपको समझ आए पिछली वीडियो के जो असूल थे, जो प्रिंसिपल्स थे मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के, वो कैसे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। वहाँ मैंने कहा था कि कई मरतबा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है कि पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट की जाए, ताकि स्पेस फॉर पॉलिटिक्स क्रिएट की जाए, स्पेस फॉर डिप्लोमेसी क्रिएट की जाए, जो कि इस वक्त हालत है ईरान के अंदर। तो क्या अब ये मामला जो हैं, ये जो तरीका जंग है, जो हथियार हैं, ये जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, क्या ये इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर भी अप्लाई करेंगे? पिछले साल हमने देखा तो कुछ थोड़ा बहुत उसका इजहारिया मिला हमें, लेकिन क्या ये उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि अब ऐसी ही जंग होगी? आपने देखा कि ईरान की जंग मुख्तलिफ थी, रूस और यूक्रेन की भी मुख्तलिफ थी, ख़ासतौर पर वो जो मेन जो क्लैश वाला जो जंग होती है, और ईरान अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया की कदरें मुख्तलिफ थी। तो जिसमें मैं कहता हूँ कि टेरिटरी डिफ़ाइन करती है कि आप किस किस्म की जंग करेंगे, ज्योग्राफी डिफ़ाइन करती है कि आपकी जंग के टूल्स ऑफ वॉर क्या होंगे। तो ये टेरेन और जो 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 टेरिटरी है, टेरेन एंड टेरिटरी, दे आर दी डिटर्मिनेंट्स, एंड देन ऑफ कोर्स उसके वो होते हैं उसके नीचे सियासी अहदाफ के नीचे, और किस किस्म के आपके पास हथियार हैं, क्या आपके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। इंडिया पाकिस्तान की जंग बहुत मुख्तलिफ होती है, उसके अवामिल ही मुख्तलिफ होते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स ही मुख्तलिफ होते हैं, उसके जो डायनामिक्स हैं मुख्तलिफ होते हैं, उसके जो 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 कहते हैं ना, जो डिसाइड करता है कि किस किस्म की जंग होगी, वही मुख्तलिफ होते हैं। तो अगली वीडियो में फिर इंडिया पाकिस्तान को देख लेंगे, और कोशिश करेंगे कि वहाँ से फिर मुस्तकबिल की जो जंग है उसका एक नक्शा छोटा सा मैं आपके सामने पेश करूँ। तो ज़रूर पिछली वीडियोस को लिंक करते हुए हम आगे चलेंगे, ज़रूर देखा कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, ताकि इसकी रीच बढ़े, ज़्यादा लोग शामिल हों इस बहस में। कमेंट्स किया कीजिए, और उससे कुछ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरी, हाँ एक और चीज़ है, हम ये हमेशा समझते हैं कि सियासत एक अलग चीज़ है, मईशत एक अलग चीज़ है, और
मिलिट्री का जो इस्तेमाल है, डिफेंस एक अलग चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। वो दुनिया गई जब ऐसा होता था। अब मैंने जैसा आपको बताया, अब मेरी तमाम दोनों डिस्कशन के अंदर दोनों वॉर की आप देखेंगे कि मईशत और सियासत और माशरा और तहज़ीब और माशरा और उसके बाद फिर फ़ौज, अफवाज, ये सब के सब मददों में मिले हुए हैं। और इनको मिला के जब हम बात करते हैं तो आज की दुनिया में जब आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी आप तज्जिया करते हैं, जब तक इन चार चीज़ों के अवामिल की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जियो पॉलिटिक्स की, जियो इकनॉमिक्स की, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की और पॉलिटिकल थिंकिंग की, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ की, मुख्तलिफ़ मुल्कों की, उस वक्त तक आप मुकम्मल तज्जिया नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज़ें मैं मिला के आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप एक मुकम्मल अहाता कर सकें। और ये हमारे और मेरे सुनने वालों के में भी समझने की ज़रूरत है कि डिफेंस और सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अफवाज की बात करनी है, नहीं, वो जुड़े हुए हैं। जब आप इसको हायर लेवल पे लेके जाते हैं, हायर डिफेंस के मामला देखते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से एक मुल्क को जंग का जो फैसला है, जंग का कॉन्डक्ट है, जंग से अहदाफ हैं, जंग का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जंग के जो हसूल हासिल है, वो तमाम चीज़ों को फिर हमें उस तरीके से देखना पड़ता है और तभी जंग का एक मुकम्मल अहाता हम कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे, पसंद आएगी, आप इसको फैलाइएगा काइंडली, ज़रूर बताइए। और पहली वाली वीडियो रूस यूक्रेन वाली और ये दोनों ज़रूर देखें, अगली वाली इससे भी इंटरेस्टिंग होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।